नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री की जो क्लास है वो रेगुलर चलेगी। अभी हम बहुत दिनों से यूट्यूब पे नहीं आ रहे थे। हिस्ट्री में आपको घबराना नहीं है। बहुत से बच्चों को हिस्ट्री नहीं समझ में आती या उनकी फैक्ट याद नहीं रहते। कारण ये है कि आप उसको लिंक बना के नहीं चलते। लिंक बना के चलना बहुत आवश्यक है। जैसे लिंक कैसे बनाया, जैसे मैंने कहा सम्राट अशोक, तो आपको ना आगे का पता है ना उसके पीछे का कि सम्राट अशोक के बाद कौन आया और सम्राट अशोक के पहले कौन आया। तो हिस्ट्री में आपको लिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो लिंक बनाते हुए आप चलेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हिस्ट्री को पढ़ने का एक बेहतर तरीका सेल्फ स्टडी है, परंतु आप लोग एक गलती कर बैठते हैं। सेल्फ स्टडी में आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर बैठते हैं, जिस वजह से आपको हिस्ट्री या सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगता है, हेडक होने लगता है और आप उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। एक ही दिन में आप ताजमहल नहीं बना सकते, एक ही दिन में आप 5 स्टार होटल नहीं बना सकते। इसके पीछे कई दिनों की मेहनत होती है। कहने का मतलब यही है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको एक धैर्य रखना पड़ेगा, उसके थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं देंगे हिस्ट्री आप नहीं समझ पाएंगे। तो हिस्ट्री को पूरा पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आप जिस दिन उस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे उस सब्जेक्ट में आप अपनी कमांड हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप बिल्डिंग बनाने का एक बेसिक तरीका समझ जाएंगे कि ईटा वीटा लगा लो, प्लास्टर कर लो, बिल्डिंग खड़ी हो जाती, कॉलम बीम बांध लो, और उसके बाद आप कोई भी बेहतरीन सा डिज़ाइन दे सकते हैं ना। आप अपना दिमाग लगा के बहुत अच्छा उसको सजा सकते हैं, टाइल्स लगा सकते हैं, बढ़िया से पेंट वेंट करवा सकते हैं, अपने हिसाब से उसको सजा सकते हैं। इसी तरह सब्जेक्ट्स भी होते हैं। आप सब्जेक्ट्स में जल्दबाजी मत कीजिए। ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री की हम आज बेसिक क्लास लेंगे। तो हिस्ट्री, इतिहास। कई बच्चों को इसी चीज़ में दिक्कत होती है कि हिस्ट्री के जनक कौन हैं। तो हिस्ट्री के जनक एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। कई बच्चे एरोटोस्थनीज लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है। एच से आप याद रखिए कि एच से हिस्ट्री आता है और एच से ही हेरोडोटस आता है। ठीक है। इतिहास को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने इसे 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए, हिस्ट्री को हम कितने भागों में बांट लेते हैं? 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला आ जाता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा भाग है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आता है आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमने इसे कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में बांट दिया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आप दोहराते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें यहीं याद हो जाएगी। घर में जाके दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और कोशिश कीजिए कि सारा का सारा क्लास में ही आपको याद हो जाए। अगर आपको क्लास में ही कम से कम 80% चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, मैं यही कहना चाहूँगी। क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा तो आप घर में भी जाके कितना कंसंट्रेट कर पाएंगे बताइए। आपका क्लास में फुल कंसंट्रेट होना चाहिए। 80% चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जानी चाहिए। घर में सिर्फ 10 मिनट का एक रिवीजन होना ज़रूरी है, और हिस्ट्री आपसे रिवीजन मांगती है। जैसे आप किसी से भी पढ़िए, मुझसे पढ़िए, अपने टीचर से पढ़िए, यूट्यूब में बहुत से टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप किसी से भी पढ़िए, लेकिन घर में थोड़ा सा आप रिवीजन ज़रूर कीजिए, ताकि अगली जो क्लास है उसमें आपको दिक्कत ना हो। और आप बैठा के चलेंगे, लिंक बैठाते हुए चलेंगे कि हमने इसके एक दिन पहले क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ रहे हैं और कल आने वाले समय में हम क्या पढ़ेंगे। आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ है। तो हमने कितने भागों में बांटा? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, इतिहास को समझने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं बेसिकली, पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है लिखित स्रोत। लिखित स्रोतों से हमें यह पता चल जाता है कि यहाँ की सभ्यता के बारे में लिखा होता है कि यहाँ के लोग कैसा जीवन जीते थे, पशुपालन करते थे या नहीं करते थे,
मतलब जीवन का एक लिखित स्वरूप मिल जाता है, उसे हम पुरातात्विक या लिखित स्रोत कहते हैं, सॉरी। और जैसे हम किसी चीज़ की खुदाई करते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता की हमने खुदाई की, तो वहाँ से मिलने वाली चीज़ों से पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता थी जो आने वाले वक्त में समाप्त हो गई। तो पुरातात्विक स्रोत आपको इतिहास के तीनों कालखंडों में मिलेंगे। कितने कालखंडों में मिलेंगे? तीनों कालखंडों में। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें किससे मिल जाएगी? पुरातात्विक स्रोतों से मिल जाएगी, ठीक है। और ये पुरातात्विक स्रोतों से प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिल जाएगी। आदि ऐतिहासिक काल में भी हमें पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, यहाँ भी हमें पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, और ऐतिहासिक काल में भी हमें क्या मिल जाएंगे? पुरातात्विक स्रोत मिल जाएंगे। तो पुरातात्विक स्रोत इसे इतिहास के तीनों कालखंडों में मिलेंगे। अब आती है दूसरी बात, लिखित स्रोत। कौन सी बात? लिखित स्रोत। कि लिखित स्रोत किन किन कालखंडों में मिलेंगे? देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत नहीं थे, लिखित स्रोत नहीं थे। कारण था कि प्राग ऐतिहासिक काल जो था वो बहुत पुराना काल था, मतलब शुरुआती दौर का था, जब मानव की उत्पत्ति हुई थी। जब मानव की उत्पत्ति हुई थी तो मानव एकदम पगला टाइप का, आदि मानव जैसा था। जैसे पीके फिल्म का जो आमिर खान था, उसी टाइप का था। आमिर खान तो खैर चिकना विकना होके आया था, लेकिन अगर हम इधर की बात करेंगे तो आदि मानव एकदम पगला टाइप का था। तो आप एक बात बताइए, जो जिस व्यक्ति को रहने का ढंग नहीं, खाने का ढंग नहीं, वो ऐसा लिखने वाले काम, पढ़ा लिखे के काम करेगा? नहीं ना। तो आपको याद रखना है कि प्राग ऐतिहासिक काल मतलब बहुत शुरुआती काल है, जहाँ पे लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत हमें नहीं मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि लिखित स्रोत आपको मिले हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल मतलब जो हमारा जो काल है ऐतिहासिक काल में आता है। आज जो लेक्चर हो जाएगा वो ऐतिहासिक काल में आ जाएगा कल। तो ऐतिहासिक काल मतलब जिसे हम अच्छे तरीके से समझते हैं, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक कालों को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। उसके बाद एक समकालीन आता है, जो कि पीसीएस की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे हम 3 भागों में फिर बांट देंगे। अब यहाँ देखिए, लिखित, ये इसमें लिखित स्रोत हैं। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिले हैं। कौन से मिले हैं? लिखित स्रोत मिले हैं। लिखित स्रोत मिले हैं और इन्हें भी पढ़ा जा सका है। देखिए, पुरातात्विक स्रोत कहाँ नहीं थे? पुरातात्विक स्रोत यहाँ पे भी मिले हैं, यहाँ पे भी मिले हैं और यहाँ पे भी मिले हैं। ऐसे पुरातात्विक स्रोत तीनों कालखंडों में मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये होता है कि हमारी जो पुरानी चीज़ें, जैसे अभी आप देखेंगे ऐतिहासिक काल में कि महात्मा गांधी की वो रस्सी भी संजो के रखी गई, जिससे वो बकरी बांधा करते थे। और महात्मा गांधी का चरखा भी है, वो इस बात का प्रतीत है कि महात्मा गांधी पहले कभी थे, उन्होंने ये क्रियाकलाप किए। तो उसकी जानकारी किससे मिलती है? पुरातात्विक स्रोत। ये सारी चीज़ें किस में आएगा? पुरातात्विक स्रोत में। जैसे नेहरू जी की दाढ़ी है, ये किस में आ जाएंगे? पुरातात्विक स्रोत में। और लिखित स्रोत में हम बात करें तो कुछ ग्रंथ होते हैं और कुछ किताबें हैं जिन्हें लिखा गया है। तो अब यहाँ देखेंगे कि आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला है, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। आपकी नज़र में कोई ऐसा काल है जिसे हमने अभी खोजा है और उसके बारे में लिखा हुआ मिला है, लेकिन हम उसको पढ़ने में असफल रहे हैं आज भी? तो मेरे ख्याल से आप सभी को ध्यान आ गया होगा, सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके बारे में हमने खोज की है और लगभग 350 स्थल तो मिले हैं, और उसमें से 200 स्थल हमारे गुजरात में अकेले मिले हैं। तो काफ़ी नगरीय सभ्यता थी। इसमें भी कुछ लिखित स्रोत मिले हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ने में असफल रहे हैं। हमको लगता है ये पूरे डॉक्टर रहे होंगे। ऐसा लिख के गया है कि कोई पढ़ ही नहीं पाया। डॉक्टर की राइटिंग थोड़ी उसी टाइप की होती है, हम पढ़ नहीं पाते, सिर्फ मेडिकल वाला पढ़ लेता है। तो ऐसे ही लगता है कि ये सब जो है डॉक्टर रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। तो आपने देखा इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में।
तो प्राग ऐतिहासिक काल में भी आपको पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, आदि ऐतिहासिक में भी मिले हैं और ऐतिहासिक काल में भी मिले हैं। इसके बाद करते हैं लिखित स्रोतों के। तो लिखित स्रोतों के आपको साक्ष्य कहाँ नहीं मिले हैं, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे प्रागैतिहासिक काल में। क्यों? क्योंकि ये जो काल था बहुत ही शुरुआती था और यहाँ पे जो मानव थे वो कैसे थे, एकदम आदि मानव टाइप के थे, उनमें कोई सभ्य मानव नहीं थे। सिर्फ उनका मतलब जो था मकसद था सिर्फ पेट भरने से होता है। तो उस टाइम का जो मानव था वो सिर्फ मतलब उस टाइम लिखित स्रोत कुछ नहीं मिले हैं। और यहाँ पे लिखित स्रोत मिले हैं आदि ऐतिहासिक काल में, और आदि ऐतिहासिक काल में एक सभ्यता आती है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम पढ़ने में असफल हैं आज भी। तो यहाँ पे लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन इसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसके बाद देखेंगे ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिले भी हैं और पढ़ने में सफल हैं। वन राइट का मतलब है कि लिखित स्रोत मिले हैं और पढ़ने में हम इसे सफल भी हुए हैं। देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को हम डिटेल में पढ़ते हैं। आज प्राग ऐतिहासिक काल को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। कारण ये है कि इस समय का जो मानव था इसमें ज़्यादा कोई खोज नहीं हुई थी या पत्थरों से ही ज़्यादा डिपेंड था। तो यहाँ का जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे हम कहते हैं पाषाण काल भी कह सकते हैं। कौन सा काल कह सकते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल मतलब प्राग ऐतिहासिक काल। तो इस प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। अब इधर ध्यान देंगे कि यहाँ मैंने लिखा है नव पाषाण काल। आप कहीं कहीं आपको ये भी मिलता है उत्तर पाषाण काल। ये गलत नहीं है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास की भाषा में उत्तर को हम नव कहते हैं, सॉरी नव को हम उत्तर कहते हैं। तो नव यानी नया, नव यानी नया, नया को हम इतिहास की भाषा में क्या कहेंगे? उत्तर कहेंगे। तो जैसे वैदिक काल आया था, वैदिक काल, फिर एक आप उसके आगे जब थोड़ा बढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल मिलता है। जैसे रामायण, फिर उसके बाद मिलती उत्तर रामायण, है ना। तो इसी प्रकार से है, इतिहास की भाषा में हम नव को उत्तर कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। हर किसी की एक अपनी लैंग्वेज होती है, हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है। जैसे संविधान आप पढ़ेंगे तो संविधान की अपनी एक लैंग्वेज है, इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास की एक लैंग्वेज है, ज्योग्राफी की भी एक लैंग्वेज होती है। ज्योग्राफी में भी जैसे आप भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य हमने अपनी हिंदी भाषा में जैसे भू को हम बीच से बांट देते हैं तो भूमध्य रेखा कहलाती है, लेकिन अगर इसे भूगोल की भाषा में हम देखेंगे तो विषुवत रेखा कहते हैं। तो इतिहास की भाषा में आप समझ गए होंगे नव को क्या कहा जाता है? उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसे यहाँ उतार देती हूँ। देखिए, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कौन सा था भैया? ये पहला पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। फिर दूसरा कौन सा था? मध्य पाषाण काल। तीसरा कौन सा था? नव या उत्तर पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्यों? क्योंकि जब कोई चीज 3 भागों में बटेगी तो बीच वाला अपने आप मध्य में आएगा। मध्य वाला एरिया किस में आएगा? अपने आप मध्य में आ जाएगा, क्योंकि वो जो एरिया वो जो समय था वो बीच का समय था। उसके पहले का समय कुछ और था, उसके बाद का समय कुछ और था। ठीक है ना। तो अब पूरा पाषाण काल जो है सबसे लंबा चला था। कितना चला था? सबसे लंबा 25 लाख। कब से? 25 लाख से
12,000। के लिखा है, के का मतलब होता है 1000। तो देखिए पूरा पाषाण काल जो था ना सबसे लंबा समय था पूरे इतिहास में। पूरा पाषाण काल कैसा है, सबसे लंबा समय है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबा समय कौन सा था, तो पूरा पाषाण काल का समय था। कब से कब तक, 25 लाख से लेके 12,000 तक के था। इस पूरा पाषाण काल में मानव जो था, देखिए इस काल में जो है मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से हो गई थी। कहाँ से हुई थी, अफ्रीका। ध्यान दीजिएगा, मानव, यहाँ मानव कैसा था, आदि मानव। कैसा था, आदि मानव। देखिए मानव की उत्पत्ति जो है सबसे पहले अफ्रीका में हुई थी, अफ्रीका महाद्वीप में। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। किसका पालना कहा जाता है, मानव जाति का पालना कहा जाता है। जब यही मानव इधर एशिया में आए तो ये सभ्य हो गए, इसलिए एशिया को सभ्य मानव का पालना कहा जाता है। एशिया में आके ये मानव कैसे हो गए थे, सभ्य हो गए थे। उन्होंने सभ्यता का विकास कर लिया था, इसलिए उन्हें सभ्य मानव कहा गया। तो आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, अफ्रीका को। क्यों, क्योंकि वहीं से मानव की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे पालने में रखा जाता है। तो मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई है, अफ्रीका में, इसलिए उसे मानव जाति का क्या कहा जाता है, पालना कहा जाता है। इस समय का जो मानव था वो कैसा था, खाना बदोश था। कैसा था, खाना बदोश। देखिए पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, आदि मानव था। आदि मानव जैसे नंगा पुंगा उघारे रहता था, ना कोई कपड़ा, ना कोई शेविंग वेविंग। जैसे आपने देखा होगा पीके फिल्म में आमिर खान ने जो रोल किया है, वो दूसरे प्लेनेट से आए थे, तो उसमें भी वो कैसे थे, हमारे प्लेनेट के लोगों से बिल्कुल भिन्न नहीं थे। मतलब वो कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे, उसी टाइप के ये क्या थे, आदि मानव थे। लेकिन आमिर खान को तो सबके सामने आना था, इसलिए उन्होंने बढ़िया से शेविंग वेविंग किया। उस रूप में शायद कोई देख भी नहीं पाता उसको छोड़िए। तो मानव कैसा था, आदि मानव था, एकदम पगला टाइप का, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, पूरे शरीर में बाल, और ना कपड़े पहनने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना ब्रश करने का होश। तो मतलब जो मानव था ना, एकदम आदि मानव था, उसे कोई होश नहीं रहता था कि हमें कैसे खाना है, हमें कैसे रहना। पता चल रहा है यहीं खा रहे हैं, यहीं सुसु कर ले रहे हैं। तो मानव जो था उसमें सभ्यता नहीं थी। आज का मानव कैसा है, आज का मानव वेल अपडेट है ना। तो कब खाना है, कब सोना है, कब कैसे रहना है, तो ये सारी चीज़ें अब सभ्य मानव में दिखी जाती है। तो ये जो मानव था ये सभ्य नहीं था, आदि मानव था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, तो अफ्रीका को कहते हैं। तो ये मानव कैसा था, खाना बदोश। इस समय का जो मानव था उसे सिर्फ और सिर्फ खाने से मतलब था। खाना बदोश का मतलब होता है कि उसका पेट भर जाना चाहिए, बाकी उसके किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, जब छोटा सा बच्चा होता है 6 महीना 7 महीने का, तो उस समय उसके लिए मम्मी कौन है, पापा कौन है, उसको कोई मतलब नहीं होता। वो जानना भी नहीं चाहता कि मामा कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है। उसको सिर्फ खाने से मतलब होता है। यहाँ का मानव कैसा था, खाना बदोश था, सिर्फ खाद्य संग्रह से इसे मतलब होता था। तो खाना बदोश मतलब सिर्फ खाद्य संग्रह करेगा। क्या करेगा, खाना बदोश मतलब खाने से मतलब किस चीज़ का संग्रह करेगा, खाद्य संग्रह, खाने का खाद्य संग्रह। तो यहाँ का मानव कैसा होता था, खाद्य संग्रह। जबकि आज का मानव कैसा है, धन संग्रह है। कैसा है, धन संग्रह। कारण भी है कि हर चीज़ तो पैसे से ही मिल रही है। तो आज का मानव कैसा है, धन संग्रह है। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं। तो अब इनका खाना कैसे आएगा, तो खाना ये लोग आखेट करके निकालते थे। क्या करके निकालते थे, आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो उस समय तीर नहीं था, भाला नहीं था, वो तीर कमान जो बोलते हैं वो नहीं थे, बंदूक नहीं थे, तो शिकार होंगे कैसे। तो शिकार ये लोग पत्थरों की मदद से करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से। क्या करते थे कि एक आदमी मानव उधर से जानवरों को डरा धमका के, हुलका के बाहर लेके आता था, और एक मानव इधर बड़ा सा पत्थर सटा के रखता था कि जैसे ही उसके नीचे से जानवर जाएंगे वो धक्का दे देगा। धक्का देने से क्या होगा कि उसके जो जानवर है वो उस पत्थर के नीचे आ जाएंगे और उसमें दब के मर जाएंगे, और तब वो लोग उसको मिलजुल कर उसको नोच नाच के खाया करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते थे, वो पत्थरों से आखेट करते थे। इसी बीच उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की खोज कर ली, जिसे कहते हैं हम आग। इन्होंने क्या कर ली, आग की खोज कर ली। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग की खोज कब की गई थी, तो आग की खोज कब की गई थी, पूरा पाषाण काल में। तो आप पूरा पाषाण काल समझ गए होंगे क्या था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल एक तो सबसे लंबा कालखंड था,
25 लाख से 12 के तक के। पूरा पाषाण काल का मानव कैसा था? आदि मानव था। और मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अफ्रीका से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अफ्रीका से हुई है। इस टाइम का मानव कैसा था? पूरी तरह खानाबदोश था। मान लीजिए उसे खाने को जानवर नहीं मिला, तो अगर उनके बाबा आबा होंगे जो बहुत बुजुर्ग होंगे, तो उन्हीं को मार मुर के वो खा लेते थे। उनका मतलब सिर्फ होता था उनका पेट भर जाना। तो वो कैसे थे? खानाबदोश थे। खाद्य संग्रह थे। खाने की व्यवस्था कैसे करते थे? आखेट से करते थे, शिकार से करते थे। और इसी बीच उन्होंने किसकी चीज, कौन सी महत्वपूर्ण चीज की खोज कर ली? आग की। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग की खोज कहाँ से हुई है? तो आग की खोज हुई है आपके पूरा पाषाण काल से। ठीक है, आप भूलेंगे तो नहीं, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आग की खोज कब हुई थी, किस काल में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल किस काल में आता है? प्राग ऐतिहासिक काल में, जिसे हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसे हम इतिहास की भाषा में कहते हैं उत्तर पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में मेनली 2 चीजें आपको याद रखनी है, वो है एक तो अंत्योष्ठी। अंत्योष्ठी कैसे लिखेंगे? अंत्योष्ठी। ठीक है, अंत्योष्ठी और माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लिथ का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। देखिए, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ का मतलब होता है पत्थर। इस समय जो औजार थे, क्या थे? औजार, वो कैसे हो गए थे? छोटे। कैसे हो गए थे? छोटे थे वो पत्थर के, लेकिन आकार में क्या हो गए? छोटे। और यहाँ पे क्या थे? बड़े थे। तो इस काल को बोलेंगे मेघा। क्या कहेंगे? मेगालिथ। लिथ मतलब होता है पत्थर। तो मध्य पाषाण काल में पत्थरों का साइज कैसा हो गया था? छोटा हो गया था। और ये इसलिए इसे क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। और मेगालिथ किसको कहेंगे? पूरा पाषाण काल को कहेंगे। इसके बाद हम नव पाषाण काल को देख लेते हैं। देखिए, नव पाषाण काल बेसिकली आपको यहाँ से मिलेगा 5K से 3K। नव पाषाण काल 5K से कितना है? 3K तक है। इसमें इसे बहुत अच्छे से डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, आपको 2 समझ में आ गएंगे। अब नव पाषाण काल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये मिटा देती हूँ मैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। हम तीसरा वाला भाग देख रहे थे, क्या नाम था इसका? नव या उत्तर पाषाण काल ना। नव या उत्तर पाषाण काल। देखिए, इस काल में आते आते क्या हुआ कि आदि मानव के बीच में भयंकर लड़ाई टाइप की होगी। और उन्होंने क्या किया कि एक गुट ने दूसरे गुट को अपने एरिया से बाहर भगा दिया। होता ही है कि आज भी इस टाइप का देखा जाता है कि जैसे कोई दूसरा एरिया का व्यक्ति हो तो उस एरिया में नहीं घुसने दिया। जैसे कुत्तों में होता है कि लोगों का एक ग्रुप होता है कि ये मोहल्ला हमारा है, इस मोहल्ले में दूसरा कुत्ता नहीं घुसना चाहिए। तो इसी टाइप का शायद इन लोगों के बीच में कुछ हुआ होगा। ऐसा कोई लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि 2 गुटों में भयंकर लड़ाई हुई होगी और एक गुट ने दूसरे गुट को क्या हुआ? खदेड़ दिया। तो जब ये दूसरा गुट जब खदेड़ के आया तो इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो हम इसे नक्शे की तरह देख लेते हैं, नक्शे की मदद से इसे समझ लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत। ये हमारा हो गया प्यारा भारत। अब ये देखिए भारत है, तो जब इन 2 गुटों में लड़ाई हुई होगी तो एक गुट ने दूसरे गुट को इधर भेज दिया। गुट मतलब आदि मानवों का गुट। अब आप जानते हैं कि यहाँ से हमारा एक देश की सीमा लगती है, पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान,
ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, पाकिस्तान है। तो इस यहाँ पे सबसे पहले कौन आया, वो गुट आया जिसे खदेड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है मेहरगढ़, क्या है, मेहरगढ़। तो जब ये मानव को इधर लाया गया तो बेचारे ऐसी जगह आ गए जहाँ पे इनको ना जानवर मिले, ना कोई दूसरे ऐसे छोटे छोटे जानवर मिले जिन्हें वो खा के अपना पेट भर सके। तब ये लोग बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि अब क्या किया जाए। तो वहाँ पे कुछ, देखिए खाली ज़मीन होगी तो कुछ ना कुछ तो उगा होगा। तो वहाँ पे कुछ ऐसा घास सा दिख रहा था, तो इन्होंने उखाड़ के देखा उसको, तो एक गाजर निकला, गाजर मूली जैसी चीज़ें निकली। उसको खा के उन्होंने टेस्ट किया कि कैसी है, तो उन्हें अच्छा लगा और खा के वहीं फेंक दिया। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जिस चीज़ को हमने खाया उस चीज़ को फेंकने के बाद ये ज़मीन से फिर उगाती है। तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि फिर वो प्रैक्टिकल करने लगे। हमारे साथ भी कोई चीज़ होती है ना तो हम उसको प्रैक्टिकल करने लगते हैं, अच्छा ऐसे होता है। तो इन्होंने भी क्या किया, प्रैक्टिकल करने लगे। तो धीरे धीरे उनमें रुचि बढ़ी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक कृषि का विकास कर लिया। किसका विकास कर लिया, कृषि का। तो मानवों को जिन्हें मार के भगाया था उन्होंने किसका विकास कर लिया, कृषि का। तो आपको नवपाषाण काल में क्या करना है, कृषि के बारे में ध्यान देना है। तो नवपाषाण काल में हमें क्या मिल गया, पहला कृषि मिला। क्या मिला, कृषि। क्या मिली, कृषि। कहाँ पे, मेहरगढ़। तो ये मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कहाँ है मेहरगढ़, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में क्या है, मेहरगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कृषि हुई। अब एक बात बताइए, कृषि को आप, जैसे आप ये हमारी कोचिंग वारासिनी की है, तो हम वारासिनी में बैठ के बालाघाट में कृषि कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पॉसिबल भी है लेकिन मैक्सिमम टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कृषि के लिए आपको वहाँ रहना बहुत आवश्यक है। देखिए, आप चाहे बालाघाट में रहिए, चाहे भोपाल में रहिए, चाहे लंदन में रहिए, चाहे पेरिस में रहिए, आप व्हाट्सएप को बहुत अच्छे से एक्टिव रख सकते हैं, उसमें एक्टिव रह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन कृषि में ये संभव नहीं है। हमारे छोटे छोटे गाँव में मेन कारण ये कृषि की ज़मीन को लेकर ही होता है, थोड़े और मेड़ वेड़ के चक्कर में होता रहता है। तो यहाँ पे जो कृषि है वो स्थायी रूप से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्थायी बसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बसना पड़ेगा। तो बसने के लिए या रहने के लिए हम क्या लेंगे, आवास। क्या लेंगे, आवास। तो नवपाषाण काल में हमने क्या देखा, आवास। तो ये जो आदि मानव आए, इन्होंने क्या कर लिया, पहले तो कृषि कर ली। कहाँ पे आए थे, मेहरगढ़ में आए थे, ठीक है। और फिर इन्होंने कृषि को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए क्या किया, आवास बनाए। आवास में इन्होंने एक पशुपालन किया, पशुपालन में कौन सा, कुत्ता। कौन सा, कुत्ता। तो सबसे पहले इन्होंने कौन सा पशु पाला, कुत्ता पाला। कुत्ता थोड़ा सा फेमिलियर होता है, छोटा, एकदम ज़्यादा उग्र रूप का नहीं होता। कुछ ही एकाध कुत्ते होते हैं जो कुछ वजह से ऐसे उग्र हो जाते हैं, काटने वाटने पे दौड़ाते हैं, और वरना नॉर्मली कुत्ते अच्छे होते हैं, छोटे से होते हैं। और तो आदि मानव ने सबसे पहले क्या पाला, कुत्ता पाला। तो देखिए आपको क्या मिल गया, कृषि, आवास, पशुपालन, कुत्ता। इसी दौरान इन्होंने मनका की खोज कर ली। किसकी खोज कर ली, मनका। किसकी खोज कर ली, मनका की खोज कर ली। देखिए, तो नवपाषाण काल के लोग कहाँ आए, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में आए। मेहरगढ़ कहाँ है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के मध्य में। कहाँ पे, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के मध्य में। कृषि को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो कृषि को हम डिटेल में देखेंगे। तो कृषि कहाँ पे हुई, सबसे पहले मेहरगढ़ में। कहाँ हुई, मेहरगढ़ में। अब पूछ लेगा सन कब हुआ, तो 7000 बीसापुर। कितने बीसापुर, 7000 बीसापुर। कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि नवपाषाण काल तो 5 के से शुरू हुआ है और 3 के पे खत्म हो गया है, तो फिर ये 7 के से कैसे। देखिए, समकालीन नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर कोई बच्चे अगर गांव से देख रहे होंगे तो वो बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि आज अगर 2021 चल रहा है, उस समय हम गांव में रह रहे हैं जहाँ पे अच्छी सड़कें नहीं हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, लोगों के पास पक्के और अच्छे मकान नहीं हैं। बहुत से अभी कुछ गांव डेवलप होने लगे हैं, लेकिन एक बेसिक अंतर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि गांव बुरे हैं, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। उसी जगह आप अगर शहर को देखेंगे तो शहर में क्या है, पक्की सड़कें हैं, पक्की नालियाँ हैं, पानी की व्यवस्था है, लोगों के बड़े बड़े मकान हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। और उसी जगह गांव का कैसा है, थोड़ा सा डाउन है। लेकिन 2021 गांव के लिए भी था और 2021 शहरों के लिए भी था। जैसे हम देख लें, हम बालाघाट में हैं, हमारा बालाघाट जो है छोटा सा एरिया है,
ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसी जगह दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली बहुत हमसे ज़्यादा आगे है। उसी प्रकार क्या हुआ कि समय तो 5000 के से शुरू हुआ, लेकिन उस समय क्या था, मेहरगढ़ पहले डेवलप हो गया। मेहरगढ़ मान लो जी आज का दिल्ली है, क्या है आज का दिल्ली है। दिल्ली कैसा है, वेल डेवलप्ड है। तो मेहरगढ़ कैसा है, आज का दिल्ली टाइप का है। समझ रहे, मेरे कहने का मतलब समझ रहे ना आप कि 7000 BC पर मतलब 5000 से पहले का समय है। तो मेहरगढ़ क्या है, समकालीन के कारण क्या है, यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। मेहरगढ़ पहले से डेवलप था। तो आप किसी को डाउट नहीं रहेगा ना। तो मेहरगढ़ कहाँ पे कृषि प्रारंभ हुई, मेहरगढ़। अब ये मेहरगढ़ है कहाँ, कहाँ पे है भैया, सुलेमान और किसकी पहाड़ी के मध्य, किरथर पहाड़ी के मध्य। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो आप क्या लगाएंगे, किरथर और सुलेमान पहाड़ी के मध्य मेहरगढ़ स्थित है। मेहरगढ़ में कृषि कर प्रारंभ हुई 7000 BC पूर्व में। कब हुई, 7000 BC पूर्व में कृषि प्रारंभ हुई। ठीक है। अब ये मेहरगढ़ कहाँ, कौन से देश में स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। अब पूछेगा, चलिए ठीक है पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन मेहरगढ़ में कृषि किस चीज़ की हुई थी। कृषि तो आपने कर ली, लेकिन सबसे पहले कृषि किस चीज़ की हुई थी, तो आपको क्या बताना है। तो कृषि जो हुई थी सबसे पहले हुई थी गेहूं की। क्या हुई थी, गेहूं। और जौ की हुई थी ईरान में। कब हुई थी, जौ की ईरान में। ठीक है, गेहूं की खेती हो गई। इसके बाद देखिए मन का। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या उगाया, गेहूं उगाया। अब गेहूं उगाने के बाद आदि मानव जो था, इनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे क्या करे, वो जो हमारा गेहूं निकल के आता है उसको संघर के रखा जाए या उसको लेके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाए। तो आदि मानव ने दिमाग लगाया, तो मिट्टी जो होता है, मिट्टी से उन्होंने क्या किया, एक थाली बनाई, छोटी सी थाली बनाई और थाली में गेहूं रख के ले जाने लगे। फिर आदि मानव ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया कि क्यों ना इसे थोड़ा सा और बढ़ा दें, थोड़ा सा और ऊपर उठाया जाए, तो ये तसला जो होता है ना, तसला तरीका बन जाता है। फिर उन्होंने कहा चलिए ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है, और थोड़ा सा बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा, गंजी टाइप का बन जाएगा। गंजी बनाते बनाते उन्होंने क्या किया, और थोड़ा सा बढ़ा दो, तो इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, घड़ा बना दिया। क्या बना दिया, घड़ा। तो उसे हम क्या कहते हैं, मन का। क्या कहते हैं, मन का। तो इस प्रकार क्या खोज हो गई, मनके की खोज हो गई। और वो बढ़िया से जो गेहूं उगाता था उसे क्या किया, उसने मटके में भरा और अपने घर लेके चला गया। अब उन्होंने कहा कि मटका तो बहुत भारी लग रहा है, कैसा करें, इतना भारी उठाना बहुत कठिन काम है। तो उन्होंने क्या किया, एक पहिए की खोज कर ली। पहिए की खोज कर ली और उससे गाड़ी बनाई, उसमें मटके को रखा और अपने घर में लेके गया। तो उन्होंने इसमें यहाँ पे किस चीज़ की खोज हो गई, पहिए की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई, पहिए की खोज। तो देखिए दो खोज हम पढ़ चुके हैं। पहिए की खोज किसमें हुई, नवपाषाण काल में, और आखिरी खोज कब हुई थी, प्रागैतिहासिक काल में, यानी पुरापाषाण काल में, है ना। प्रागैतिहासिक काल कौन सा, पुरापाषाण काल में। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे बड़ा काल किसका था, पुरापाषाण काल का। नवपाषाण काल में किसकी खोज हो गई थी, पहिए की खोज हो गई थी। तो आपको आई थिंक आपका यहाँ पे तीनों चीज़ें खत्म हो गई। नवपाषाण काल खत्म हो गया, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई है। आपको इस चीज़ का अच्छे से रिवीजन करना है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, कुछ चीज़ें। यहाँ पे एक देख लीजिए, यहाँ पे है पल्लव रण। क्या है, पल्लव रण। यहाँ पे सबसे पहले मानव कंकाल मिला है, सबसे पुराना मानव कंकाल मिला है। कहाँ पे, मद्रास, जिसे अभी क्या कहते हैं, चेन्नई। कहाँ क्या कहते हैं, चेन्नई। वर्तमान नाम क्या है, चेन्नई। चेन्नई में क्या मिला है, नरकंकाल मिला है। ठीक है, चेन्नई में नरकंकाल। यहाँ मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसी समय के शैल चित्र मिले। क्या मिले हैं, शैल चित्र। मध्य प्रदेश में इसी समय का क्या मिला है, शैल चित्र मिला है। कब का, पुरापाषाण काल का, सॉरी इसका प्रागैतिहासिक काल का क्या मिला है, शैल चित्र मिले। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि उस समय का मानव क्या करता होगा। शैल चित्र कोई इतने खास नहीं मिले कि बढ़िया डिज़ाइन के हो। कोई मानव अगर बैठा होगा, टाइम पास नहीं हो रहा होगा, तो लिया पत्थर और बना दिया कि ये हाथी है, ऐसा एक हाथी चेहरा बना दिया और इसका ऐसा शरीर बना दिया, 4 पैर बना दिया, इसकी पूंछ बना दिया और इसकी सूंड बना दिया, और यहाँ पे क्या के लिए खुद को बना लिया है, ये मैं हो गया खड़ा और मैंने मार दिया भाला, मैंने इसका शिकार कर दिया। इस टाइप से उन्होंने क्या किए हैं कि चित्र उकेरे हैं, है ना। तो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ, जिला रायसेन में है।
रायसेन में भी कहाँ, तो पूछ लेगा तो नर्मदा घाटी, ठीक है। नर्मदा घाटी में क्या है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, भीमबेटका में क्या है, शैलचित्र मिले हैं इसी समय के। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में शैलचित्र मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के। इसके बाद हम देखेंगे तो यूपी में भी एक है, यूपी में है कोल्डीवा, क्या है, कोल्डीवा, यहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में गर्त आवास मिला है। कौन सा आवास मिला है, गर्त आवास। गर्त आवास क्या कहते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर आप जानते हैं बहुत ठंडा प्रदेश है, वहाँ 12 मासी क्या होती है, ठंड पड़ती है। तो वहाँ के जो आदि मानव था वो गड्ढा करके उसके अंदर और ऊपर से कुछ पत्ते वत्ते डाल के रहता था। कारण था एक हद के पानी की फितरत होती है कि अगर आप पानी बहाएंगे तो गड्ढा को पूरा भरने के बाद वो निकलेगा, लेकिन हवा गड्ढे में घुस के नहीं निकलती, हवा सीधी निकल जाती है। तो हवा, ठंडी हवाओं से बचने के लिए क्या करते थे, गड्ढे बना के रहा करते थे, इसलिए उसे क्या किया गया, गर्त आवास। तो क्वेश्चन पूछता है कि गर्त आवास कहाँ से मिले, तो कश्मीर के बुर्ज होम से, ठीक है। शैलचित्र कहाँ मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं। और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, कोल्डीवा यूपी में मिले हैं। और मानव कंकाल कहाँ से मिला, पल्लवरन, जो कि चेन्नई मद्रास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इतिहास को आप बेहतरीन, आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए हों। इसके आगे हम थोड़ा सा कल देखेंगे और धीरे धीरे आपको हम इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन क्या है हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते जाएं, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इतिहास बढ़ेगा वैसे वैसे इसका बोझ भी बढ़ता जाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा कि आज का पढ़ा हुआ आज ही याद कर लीजिए, कल पे कोई डिपेंड मत कीजिए। वैसे भी एक कहावत है जो कि बहुत ही सटीक बैठती है कि आज ने जैसे कहा, जिसने किया कल उसका बीत गया दिन, जिसने किया परसों बीत गया बरसों, जिसने किया आज उसने किया राज। तो आज ही आप अपना काम कर लीजिए। बाकी दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।